What is inside the ancient pyramids? नमस्कार दोस्तों, विचित्र संसार की एक और रहस्यमय वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी रहस्यपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जिनमें आप निश्चित रूप से खो जाएंगे। वीडियो मिस्र की उन सुनहरे पल के बारे में दर्शाते हैं जहां की हर पत्थर एक कहानी सुनाता है और हर धूल भरा गलियारा इतिहास के पन्नों को पलटता है। वैसे तो इस विराट संसार में अनेक ऐसे निर्माण हुए हैं जो मानवता की कल्पना की अद्भुत मिसाल बयां करते हैं, जैसे पेट्रा का खजाना, जॉर्डन की रेगिस्तानी भूमि, मध्य अमेरिका की माया सभ्यता के पिरामिड और फिर चीन की महान दीवार। एक से बढ़कर एक चीजें हैं इस दुनिया में, लेकिन इनकी खासियत इन्हें दूसरों से अलग बनाती है। मिस्र के पिरामिड किसी चमत्कार से कम नहीं लगते। यूं तो मिस्र में कुल 138 पिरामिड्स हैं, लेकिन राजधानी काहिरा के उपनगर गीजा का पिरामिड सबसे बड़ा है। दोस्तों, यह वही पिरामिड है जो दुनिया के 7 अजूबों की फहरिस्त में शामिल है। यह वही इकलौता स्मारक है जिसे काल की प्रवाह भी खत्म नहीं कर सका। वर्षों से रेगिस्तान के दिल पर ज्यों का त्यों खड़ा है। यह वास्तुशिल्प अजूबे रहस्य में ढके और इतिहास में डूबे हुए हजारों सालों से लोगों को आकर्षित कर रहा है। इनका उद्देश्य और निर्माण अभी भी लोगों के लिए एक पहेली बना हुआ है। सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का प्रतीक, यह स्मारक हजारों सालों से मानवता को प्रेरित करते आ रहे हैं। आज हम इन्हीं पिरामिड की यात्रा पर निकलेंगे। ये केवल इतिहास के जरिए एक यात्रा नहीं है, वरन यह मिस्र की आत्मा की एक खोज है। एक ऐसी सभ्यता जो दुनिया को प्रेरित और आश्चर्यचकित करता है। यहाँ की हर पत्थर गौरव, निराशा और अमृता की खोज की एक कहानी बताता है। वैसे तो पिरामिड का ताल्लुक खासकर मिस्र से जुड़ा है, लेकिन सबसे पहली बार पिरामिड को प्राचीन मेसोपोटामिया में देखा गया। मिस्र के पिरामिड इन सब से जुदा हैं। मिस्र के पिरामिड का इतिहास और उनका विकास मानव सभ्यता के सबसे अद्भुत कारनामों में से एक है। 1950 ईसा पूर्व में जब राजवंशी युग की शुरुआत हुई, तब शाही कब्रों को चट्टानों में उकेरना और सपाट छत वाली आयताकार संरचनाओं से ढकने की प्रथा थी। इन्हें मस्तबा कहा जाता था और यह बेंच जैसी संरचनाएं थीं। मस्तबा मिट्टी की ईंटों से बनी प्रारंभिक कब्र की संरचनाएं थीं। पिरामिड की शुरुआत इन मस्तबा से हुई थी, जिसे बाद में पत्थरों से बनाया गया। पिरामिड का विकास 3 मुख्य चरणों में हुआ: सीढ़ीदार पिरामिड, झुकाव वाले पिरामिड और अंत में सही आकार के पिरामिड, जैसा कि आप गीजा के महान पिरामिड को देखते हैं। लगभग 2780 ईसा पूर्व में मिस्र में तीसरे राजवंश के राजा या फराओ जोसर का शासन था। दस्तावेजों में पहले ऐतिहासिक रूप से मौजूद मिस्र के पिरामिड का श्रेय जोसर को ही दिया जाता है। बाद के पिरामिड की तरह इसमें राजा के दफन कक्ष सहित विभिन्न कमरे और मार्ग शामिल है। सभी पिरामिड में सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध गीजा का ग्रेट पिरामिड है, जिसे स्नेफल के बेटे खुफू ने बनवाया था, जिसे चेप्स के नाम से भी जानते थे। यह वही पिरामिड है जिसे प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। चौथे राजवंश का शासक खुफू के शासनकाल के दौरान नील नदी की विशाल घाटी में प्राचीन मिस्र की सभ्यता अपने चरम पर थी। खुफू ने अपनी विरासत को अमर बनाने का सपना देखा था। इस सपने को साकार करने के लिए खुफू ने दिन रात एक कर दिया। इसे साकार रूप देने के लिए गीजा में एक स्थायी वर्कफोर्स था, जिसमें कुशल मजदूर थे। ये मजदूर अपने परिवारों के साथ उस इलाके में रहते थे। इस गांव में कितने कुशल कामगार रहते थे, लेकिन एक अनुमान के अनुसार यह संख्या लगभग 5000 है। वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद गीजा का महान पिरामिड आखिरकार पूरा हुआ। इसकी ऊंचाई, वास्तुकला और सटीकता ने सभी को अचंभित कर दिया। ग्रेट पिरामिड को खुफू के पिरामिड के रूप में भी जाना जाता है। यह कई कारणों से अद्भुत है और दुनिया का एकमात्र बचा हुआ प्राचीन अजूबा है। इसका एक कारण इसका विशाल आकार है। ऐसा माना जाता है कि खुफू के पिरामिड पर काम करने में लगभग 20 साल लगे। इस पिरामिड का आधार 13 एकड़ में फैला हुआ है और इसके किनारे 51 डिग्री 52 मिनट के कोण पर उठे हुए हैं। इसके आधार की हर भुजा की लंबाई 750 फीट है। जब यह बनाया गया था तब मूल रूप से यह 441 फीट ऊंचा था, लेकिन आज यह 450 फीट ऊंचा है। ग्रेट पिरामिड में 2.5 टन के करीब 23 लाख से अधिक पत्थर के ब्लॉक होने का अनुमान है, जिन्हें काटकर लगाया गया था। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि संपूर्ण पिरामिड का वजन लगभग 6 मिलियन टन है।
पिरामिड के निर्माण में लगभग 55 लाख टन चूना पत्थर, 8000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख मोटार यानी गाड़े का उपयोग किया गया था। अधिकांश ब्लॉक पास की खदानों से आए थे। उनका खनन पिरामिड के ठीक दक्षिण में गीजा में ही किया गया था। यह क्षेत्र अब सेंट्रल फील्ड के रूप में जाना जाता है। विशेष पत्थरों को दूर से बड़े जहाजों पर लाया गया था। मिसाल के तौर पर कुछ चूना पत्थर के आवरण नील नदी के पार तुरा से लाए गए थे और कुछ कमरों की दीवारों को आसवान से लाए गए ग्रेनाइट से बनाया गया था। आसवान 900 किमी दूर दक्षिण में स्थित है। 25 से 80 टन वजन वाले सबसे बड़े ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल राजा के कक्ष की छत और उसके ऊपर राहत कक्ष बनाने में किया गया। इतिहास के कुछ लोकप्रिय संस्करणों का मानना है कि पिरामिड का निर्माण दासों या विदेशियों से जबरन कराया गया था। प्राचीन ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस के मुताबिक उन्होंने सुना था कि 1 लाख गुलामों ने पिरामिड का निर्माण किया था, लेकिन मौजूदा वक्त में पुरातत्वविदों ने विपरीत राय बनाई है। पिरामिड के पूर्व निर्माताओं की कब्रों और बस्तियों का अध्ययन किया गया और उनकी हड्डियों की जांच भी की गई। हड्डियों से पता चलता है कि पिरामिड पर काम करने वाले लोग वास्तव में मिस्त्री यानी कारीगर थे। हालांकि क्षेत्र से खुदाई किए गए कंकालों से यह भी पता चला है कि श्रमिक संभवतः मूल मिस्र के खेतीहर मजदूर थे जो नील नदी में बाढ़ आने पर पिरामिड पर काम करते थे। मिस्र के अपनी पिरामिड निर्माण काल के अंत के बाद मौजूदा सूडान में पिरामिड निर्माण व्यापक पैमाने पर हुआ। कुशीत साम्राज्य के दौर में यहाँ 200 से ज्यादा पिरामिड का निर्माण हुआ। हालांकि इन पिरामिड को अरब इस्लामिक हमलावरों ने तोड़फोड़ डाला था। जहां तक पिरामिड्स का सवाल है तो यह पिरामिड अकेले नहीं होते थे, बल्कि इमारतों के एक समूह का हिस्सा थे। इनमें इबादतगाह, अन्य काबे और विशाल दीवारें शामिल थीं। इन कब्रों में मरे हुए फराओ की मम्मी होती थी। 5वें और 6ठे राजवंश के पिरामिड्स की दीवारों पर पिरामिड ग्रंथों के नाम से जाने जाने वाले शिलालेख हैं, जो मिस्र के धर्म के बारे में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। हालांकि प्राचीन अभिलेखों की कमी के कारण पिरामिड परिसर की सभी इमारतों के उपयोग या सटीक दफन प्रक्रियाओं के बारे में बहुत कम जानकारी मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि राजा के शरीर को नाव के द्वारा नील नदी से पिरामिड स्थल तक लाया जाता था और संभवतः दफनाने के लिए पिरामिड में रखने से पहले घाटी मंदिर में उसका ममीफिकेशन किया जाता था। शव को लेप लगाने या उपचार करने की जो विधि प्राचीन मिस्रवासी इस्तेमाल करते थे उसे ममीफिकेशन कहा जाता है। विशेष प्रक्रियाओं का उपयोग करके वे शरीर से सारी नमी हटा देते थे और उसे सूखे रूप में छोड़ दिया करते थे, जो आसानी से सड़ता नहीं था। उनके धर्म में मृत शरीर को जहां तक संभव हो सके जीवित तरीके से संरक्षित करना महत्वपूर्ण था। प्रागैतिहासिक काल की सबसे प्रारंभिक मम्मी संभवतः खुद ब खुद ही बन गई थी। माना जाता है कि सूखी रेत और हवा ने रेत में खोदे गए उथले गड्ढों में दबे कुछ शवों को संरक्षित कर लिया और वहीं से यह कॉन्सेप्ट आया। मरने के बाद मिस्र के राजा या फराओ को आमतौर पर मम्मी में तब्दील किया जाता था और बड़े कब्रों में दफनाया जाता था। कुलीन वर्ग के सदस्यों और अधिकारियों के साथ भी अक्सर ऐसा ही किया जाता था। कभी कभी आम लोगों के साथ भी होता था। प्राचीन मिस्र वासियों का मानना था कि जब राजा की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा का कुछ हिस्सा उसके शरीर के साथ रह जाता है। इसलिए उसकी आत्मा की उचित देखभाल करने के लिए शव का ममीफिकेशन जरूरी है। राजा को उसके बाद के जीवन में जो कुछ भी चाहिए था उसे उसके साथ ही दफना दिया जाता था। इसमें सोने के बर्तन, भोजन, फर्नीचर, यहाँ तक कि सेवक सेविका भी शामिल थे। लगभग 2600 ईसा पूर्व में मिस्र के चौथे और 5वें राजवंशों के दौरान मुमकिन है कि लोगों ने जानबूझकर मृतकों को मम्मी बनाना शुरू कर दिया था। यह प्रथा रोमन काल तक 2000 सालों तक जारी और विकसित हुई। किसी एक अवधि के भीतर ममीफिकेशन की गुणवत्ता उसकी लागत के आधार पर अलग होती थी। सबसे अच्छी तरह से तैयार और संरक्षित ममी 18वें से 20वें राजवंशों की है और इनमें तूतनखामेन और अन्य प्रसिद्ध फराओ की ममीज शामिल है। यहाँ पर एक सवाल यह है कि मिस्र वासियों ने पिरामिड की कल्पना कैसे की होगी। असल में प्राचीन मिस्र की सभ्यता नील नदी की घाटी में फली फूली, जहां उपजाऊ जमीन और पानी की पर्याप्त उपलब्धता ने एक ऐसी संस्कृति की नींव रखी थी जिसने विश्व इतिहास में अपना एक खास स्थान बनाया। मिस्र के लोगों ने नदी की बाढ़ के चक्र को समझने और उसके मुताबिक अपनी कृषि गतिविधियों को संचालित करने में महारत हासिल की।
जिससे उन्हें अपने वक्त की सबसे समृद्ध सभ्यताओं में से एक बनने का मौका मिला। जानकारों का मानना है कि मिस्र के लोगों के पास छेनी, ड्रिल और आरी जैसे तांबे के उपकरण रहे होंगे, जिनका इस्तेमाल नरम पत्थर को काटने के लिए किया जाता होगा। दफन कक्ष यानी जिन कमरों में कब्र होती थी, उनकी दीवारों और कुछ बाहरी आवरण के लिए उपयोग किया जाने वाला कठोर ग्रेनाइट जब ज्यादा समस्या पैदा करता होगा, तब मजदूर ड्रिल और आरी के साथ रेत जैसे अपघटक पाउडर का उपयोग करते होंगे। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बताया कि उसके मिस्र के मार्गदर्शक ने उन्हें बताया था कि ग्रेट पिरामिड के निर्माण के लिए 20 सालों तक हर साल 3 महीने के लिए 1 लाख लोगों को नियोजित किया गया था, लेकिन मजदूरों की संख्या का आधुनिक अनुमान बहुत छोटा है। चौथे से छठे राजवंश तक पिरामिड निर्माण अपने चरम पर था। 1000 साल से भी अधिक समय तक छोटे पिरामिड बनते रहे, उनमें से सैकड़ों की खोज की जा चुकी है, लेकिन अन्य के अवशेष संभवतः अभी भी रेत के नीचे दबे हुए हैं। काहिरा के दक्षिण पश्चिम में फैले रेगिस्तान में मौजूद ग्रेट पिरामिड एक महान सभ्यता की काबिलियत और जीवन के प्रतीक के रूप में खड़ा है, लेकिन ग्रेट पिरामिड और उसके पास ही बने 2 अन्य पिरामिड अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। पिछली कुछ सदियों के दौरान उन्हें काफी नुकसान पहुंचा है। उनके भीतर रखे खजाने लूट लिए गए हैं। ढांचे की बाहरी परत को भी नुकसान पहुंचाया गया। गीजा के मैन कोरे पिरामिड को लेकर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि मिस्र का पुरातन विभाग इस पिरामिड का जीर्णोद्धार करना चाहता है, यानी उसकी मरम्मत और रिनोवेशन करना चाहता है, लेकिन उसे विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मिस्र की सरकार की इस कोशिश की एक वजह यह भी है कि गीजा के पिरामिड्स पर्यटकों के लिए आकर्षण के केंद्र हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पर्यटन मिस्र की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि देश की 10% आबादी को इससे रोजगार मिलता है। कुल जीडीपी का 12% हिस्सा पर्यटन से ही आता है। इससे देश को विदेशी मुद्रा मिलती है, जो उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। बहरहाल, यह कहना गलत नहीं होगा कि मिस्र के पिरामिड्स आज भी पूरी दुनिया को प्राचीन मिस्र की महानता की याद दिलाते हैं। गीजा का महान पिरामिड न केवल एक ऐतिहासिक स्मारक है, बल्कि यह हमें उस समय की ओर ले जाता है जब मानवता ने अपनी सीमाओं को पार किया और असंभव को संभव बनाया। यह माना जाता है कि इन विशाल पिरामिडों को हजारों मजदूरों ने कई सालों की मेहनत से बनाया था, लेकिन उस समय ऐसी तकनीकें कैसे उपलब्ध थीं जिससे इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक ले जाया जा सके। कुछ का मानना है कि मिस्र वासियों ने अज्ञात तकनीकों का इस्तेमाल किया था, जैसे कि ध्वनि तरंगें या लेविटेशन। मिस्र के पिरामिड रहस्यों और आश्चर्यों से भरे हुए हैं। वैज्ञानिक और खोजकर्ता इन रहस्यों को सुलझाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। क्या हम कभी इन प्राचीन स्मारकों के रहस्यों को पूरी तरह से समझ पाएंगे? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद ही कभी मिलेगा। यह रहस्यमय सफर आपको कैसा लगा? अपना कमेंट लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।